चाहता तो बच सकता था, मगर कैसे बच सकता था, जो बचेगा कैसे रचेगा। नमस्कार सभी प्यारे भाई बहनों को, मैं आपका हिंदी साहित्य का मेंटोर विवेक पांडे। उत्कर्ष यूजीसी नेट में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों से पर्दा हटाने के लिए आप सभी के सापेक्ष में उपस्थित हूं। आज का प्रश्न है कि यूजीसी नेट जेआरएफ क्या है, इसके लिए जरूरी क्वालिफिकेशंस क्या है, क्या जरूरी आर्यताएं हैं, क्या इसके लिए उपयुक्त एज लिमिट होती है, क्या उम्र सीमा है, क्या इसके लिए इस परीक्षा को हम कब दे सकते हैं, वर्ष भर में कितनी बार इस परीक्षा को किस किस शहरों में दे सकते हैं, क्या बार बार इस परीक्षा में कंडक्ट होने के कारण अगर हम बार बार जाते हैं, परीक्षा देते हैं, तो क्या इससे हमारे अपने शिक्षकीय जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इसके लिए जरूरी सिलेबस क्या होते हैं, कितनी परीक्षाएं आपको देनी होती हैं, या क्या इसके लिए प्री मेंस टाइप का कुछ एग्जाम होता है, या एक ही परीक्षा में आपका काम हो जाता है। साथ ही आपको पता चलेगा इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या आप इसको ऑनलाइन देते हैं, ऑफलाइन देते हैं, या फिर आप अपनी स्वेच्छा से किसी भी माध्यम का चुनाव कर सकते हैं। कौन दे सकता है इस एग्जाम को, और नेट होने से आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं, पीएचडी क्या होती है, पीएचडी करने के लिए क्या ये परीक्षाएं देना अनिवार्य होता है, या इसके बिना भी पीएचडी हो सकती है। अगर हो सकती है तो वो कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं, वो कौन सा फॉर्म है जहां से हम डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं, हमें नेट होने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए समझते हैं। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी इसको हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से जाना जाता है। नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी ये भारत में एक एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पात्रता परीक्षा के तौर पर देखा जाता है। स्क्रीन पर देखिए ये पात्रता परीक्षाएं क्यों दी जाती हैं। तो स्नाकोत्तर प्रतियोगियों के लिए विश्वविद्यालय में शिक्षण हेतु एक आर्यक परीक्षा होती है, यानी कि यह नेट एग्जामिनेशन कोई नौकरी देने वाला एग्जामिनेशन नहीं है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप देश भर के समस्त विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन और परास्नातक कर रहे बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए योग्यता हासिल कर लेते हैं। यानी देश भर में कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म आता है तो आप उसके लिए योग्य माने जाएंगे, आर्य माने जाएंगे। ठीक है, ये आपकी जरूरी आर्यता है, मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि आप नेट हो तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। साथ ही साथ पीएचडी के लिए भी इस नेट का वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर आप नेट होते हैं तो आपको ठीक विश्वविद्यालय से पीएचडी करने का अवसर मिलता है। इसी के ठीक अलग एक नाम आपको सुनाई पड़ता है जिसे आप जेआरएफ के नाम से जानते हैं। आप नेट में केवल नेट का ही एग्जाम नहीं होता। अगर प्रीवियसली आपने इस कंडक्शन को देखा हो तो यूजीसी के मानकों ने 3 मानक तय किए थे। हालांकि पिछले वर्ष के पहले अगर देखें तो केवल 2 ही मानक होते थे, नेट अथवा जेआरएफ, लेकिन अब इन मानकों में 3 चीजें जोड़ी गई कि आप फर्स्टली कुल एलिजिबल कैंडिडेट, क्वालिफाइड कैंडिडेट के 1% में आते हैं तो आप जेआरएफ होंगे। आफ्टर दैट आप उसके अन्य 5 से 6% में आते हैं तो आप नेट होंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैलिड होंगे। और थर्डली आपको एक नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस करके दिया गया जिसमें यह बताया गया कि आप ओनली पीएचडी के लिए वैलिड होंगे। तो ये 3 मानक अब इसके लिए तय किए गए हैं। साथ ही इस परीक्षा का आयोजन वर्ष भर में 2 बार होता है, साल भर में 2 बार इसे कंडक्ट कराया जाता है। एक बार इसे जून में कंडक्ट कराया जाता है और एक बार इसे दिसंबर माह में कंडक्ट कराया जाता है। इन परीक्षाओं को कंडक्ट करने में यदा कदा देर हो जाती है, जैसे इस बार का साल 2024 का दिसंबर का जो पेपर है वो जनवरी में चला गया है, तो ये कभी कभी 10-15 दिन, 20 दिन या 1 महीने कम ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन ये साल भर में 2 बार कंडक्ट अवश्य होते हैं। ऐसा भी किसी साल में देखा गया है कि किसी एक टाइम का पेपर यदि कंडक्ट ना हुआ तो उस साल के उतनी नेट जेआरएफ को अगले बैच में मर्ज कर दिया जाता है, तो मर्ज साइकिल भी चलती है। ठीक है, ऐसा भी देखा गया है। लॉकडाउन के पीरियड में कोरोना टाइम पे ऐसा मर्ज साइकिल चलाया गया था। अब आगे बढ़ते हैं तो आपको बताएंगे कि नेट जेआरएफ क्या होता है, इसको कौन दे सकता है। तो आपको बताना चाहेंगे कि नेट या जेआरएफ होने के लिए सबसे मजेदार बात यह है कि आपकी मिनिमम एज के बारे में कोई भी मेंशन नहीं है कुछ भी, बस आप मिनिमम 18 साल के होने चाहिए ताकि आप किसी भी जगह पर भारत में काम करने के लिए वैलिड माने जाएं। ठीक है, 15 साल की उम्र में आप नेट नहीं क्वालिफाई कर सकते, क्योंकि क्वालिफाई होने से कोई फायदा नहीं है, आपको नौकरी तो मिलेगी नहीं कुछ भी। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी क्लियर कर लें तो इतना टॉप माइंडसेट होने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं है। तो खैर फिलहाल के लिए मिनिमम एज 18 है, लेकिन ग्रांट कमीशन ने, एनटीए ने इसके मैक्सिमम एज को फिक्स किया है। अभी हाल फिलहाल के आए नोटिफिकेशन साल 2024 में इस बात को मेंशन किया गया है कि जूनियर रिसर्च फेलो होने के लिए आपकी उम्र सीमा जो है वो 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि नेट के लिए आपके पास कोई उम्र सीमा नहीं है। आप रिटायर्ड कर्मी भी हो तो भी आप नेट हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, यानी आप 40 साल, 35 साल, 30 साल किसी भी उम्र सीमा में नेट हो सकते हैं, लेकिन जेआरएफ होने की जो मैक्सिमम एज है वो 30 साल ही है।
आपको बताना चाहेंगे कि नेट एग्जाम में एलिजिबल होने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपने किसी भी विश्वविद्यालय से परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम में, अगर आप किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट्स के किसी भी स्ट्रीम में आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अगर साइंस के किसी भी स्ट्रीम में आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो CSIR नेट का एग्जाम देते हैं, अगर आप आर्ट्स के किसी भी स्ट्रीम में पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप नेट का एग्जाम देते हैं। ये जो NET नेट है, इस एग्जाम को क्वालिफाई होने के लिए आपके पास PG होना चाहिए। अब या तो PG आपकी कंप्लीट हो गई हो, या तो शर्त ये है कि NTA साफ साफ अपने नोटिफिकेशन में बताता है कि अगर आप 3rd सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं तो भी आप दे सकते हैं। शर्त इतनी है कि वो नेट होने के बाद आप कम से कम 2 साल के भीतर नेट हो करके और PG कंप्लीट करके 55% या उससे अधिक अंक प्राप्त करके हमें दिखा दीजिए, ताकि आप जो नेट क्वालिफाई किए हैं पहले समय से पहले वो वैलिड माना जाए, अन्यथा वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ये शर्त होती है। यानी कि इसको फाइनल ईयर का मास्टर डिग्री कैंडिडेट एग्जाम दे सकता है, या 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम के अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष का विद्यार्थी इस परीक्षा को दे सकता है, क्योंकि भारत में अब 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको 2 ईयर्स की PG और 2 ईयर्स का UG ऐड करके दिया जाता है। ठीक है ना, UG प्लस PG कंप्लीट करके दिया जाता है 4 ईयर प्रोग्राम। साथ ही 4 ईयर प्रोग्राम में जैसे 2 बैचलर डिग्री एक साथ होती है, BA BEd हो जाता है, BEd BTC हो जाता है, BA BTC हो जाता है, या BCom BEd हो जाता है, BCom BTC हो जाता है, इस तरह से ऐड करके दिया जाता है। 4 ईयर UG PG 5 ईयर UG PG प्रोग्राम भी होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 5 ईयर UG PG प्रोग्राम में होंगे, तो उनका जो 5 ईयर का प्रोग्राम है वो 5वें वर्ष के अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थी हो तो आप यहाँ पे वैलिड होंगे। वही शर्त जो मैंने बताया कि आप नेट हो जाते हैं तो उसके 2 साल के अंदर कंप्लीट 55% से ऊपर वाली डिग्री आपको शो करनी पड़ेगी, ताकि आपका वो वैलिड माना जाए। यहाँ पर मैंने साफ बता दिया कि आपके पास 55% नंबर होने चाहिए आपके परास्नातक में। तो ये केवल जनरल कैंडिडेट के लिए है। अगर आप SC ST OBC PWD या किसी 3rd जेंडर या ट्रांसजेंडर से आते हैं तो आपके लिए इसमें छूट होती है। आप तब आपके लिए ऐसी दशा में 50% अंकों की मान्यता बताई जाती है, तब आपके पास 50% अंक होने चाहिए PG में। फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तहत कराई जाती है। इसको NTA कंडक्ट कराता है। इसके लिए जो समय दिया जाता है वो 3 घंटे का दिया जाता है, यानी इस परीक्षा में आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। 180 मिनट का समय होता है। एक ही बार में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों सॉल्व करने होते हैं। इसमें एक आपको पेपर 1 सॉल्व करना होता है, एक आपको पेपर 2 सॉल्व करना होता है। मैं यहाँ पर मज़े की बात बताऊँ तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पेपर 1 सभी के लिए समान होता है, यानी कि आप किसी भी विषय से हो, यानी कि आपका विषय हिंदी हो, आपका विषय इंग्लिश हो, आपका विषय पॉलिटिकल साइंस हो, आपका विषय इकोनॉमिक्स हो, आपका विषय हिस्ट्री हो, आपका विषय कॉमर्स हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट का विद्यार्थी हो, उसको पेपर 1 देना ही देना है। ये कॉमन होता है, सबके लिए एक समान होता है। जबकि पेपर 2 आपके इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। जिस संबंधित विषय से आपने PG कंप्लीट किया है उसी संबंधित विषय से आप पेपर 2 देते हैं, यानी आपका पेपर 2 जो आपका PG का सब्जेक्ट है वही होगा। ठीक है, यानी आपने PG हिंदी किया है तो आप नेट JRF किससे होंगे? हिंदी से होंगे। आपने PG इकोनॉमिक्स से किया है तो आप इकोनॉमिक्स से नेट JRF होंगे। इंग्लिश से किया है तो आप इंग्लिश से नेट JRF होंगे। कुछ लोग डबल PG कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपने हिंदी से भी PG कर लिया, संस्कृत से भी PG कर लिया, तो ऐसी दशा में आप हिंदी से भी नेट JRF हो सकते हैं और संस्कृत से भी हो सकते हैं। लेकिन PhD एक ही विषय से एक बार में करेंगे, 2 PhD एक साथ वैलिड नहीं होती है। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं है कि आप 2 PhD कर नहीं सकते, लेकिन एक साथ वैलिड नहीं होती है। एक PhD कंप्लीट करिए फिर दूसरी करिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। यानी कि प्रत्येक विषय से आने वाला विद्यार्थी 2 पेपर देता है। ये पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है, जिससे आपको 50 प्रश्न करने होते हैं। इसके बदले में आपको 100 अंक मिलते हैं, और यानी कि ईच क्वेश्चन इज इन 2 मार्क्स। आपको 2 नंबर देता है ये प्रत्येक प्रश्न जो है। और यहाँ पर जो 100 प्रश्न आते हैं पेपर 2 के, ये भी 200 अंक, यानी कि कुल 300 अंकों की आपकी ये परीक्षा होती है। कुल 300 मार्क्स का आप ये एग्जाम देते हैं, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक आपको दिए जाते हैं। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सबसे मजेदार बात यह है, यानी कि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये स्कोर कितने टाइम के लिए वैलिड होता है। आपने ये एग्जाम दिया, आप नेट हुए या JRF हुए, तो जो JRF होता है वो 3 इयर्स के लिए वैलिड होता है। लाइफ टाइम वैलिडेशन नहीं होती। JRF की वैलिडेशन केवल 3 इयर्स के लिए होती है। ये बल्कि इसमें वैलिड क्या होगा, मतलब JRF हैं अगर आप, तो JRF 3 साल के लिए वैलिड होगा। JRF के थ्रू PhD करने के लिए आप 1 साल के लिए वैलिड होंगे, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लाइफ टाइम वैलिड होगा।
जबकि नेट ऑलवेज लाइफ टाइम वैलिड होता है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फॉर द पीएचडी। करेक्ट। तो ये वैलिडेशन आपके सामने है। ठीक है, इतनी बात मैंने आपको काम की बता दी। जेआरएफ होने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट बताई जाती है। इसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होने चाहिए सर? अगर आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स पूछते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए ये क्वालिफाइंग मार्क्स 40% बताया जाता है टू द बोथ पेपर, यानी कि आप इन द जनरल कैटेगरी यू हैव टू 40% मार्क्स इन बोथ पेपर, यानी कि पेपर 1 पेपर 2 मिला करके आपके पास 40% मार्क्स होने चाहिए, तब आप जनरल कैटेगरी में आते हैं। तो आप जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर जाएंगे, 40% में क्वालिफाई नहीं कर जाते हैं। ये मिनिमम क्राइटेरिया है कि इतना होना चाहिए तो आप क्वालिफाई माने गए। अब इसके बाद बचे हुए कैंडिडेट का टॉप 6% रिजल्ट निकाला जाता है। मैं अभी आपको स्क्रीन पर शो करूंगा कि साल 2024 में कितने कितने परसेंटेज में कौन नेट हुआ है, कौन जेआरएफ हुआ है, कौन पीएचडी के लिए वैलिड माना गया। ये बहुत काम की बात मैं आपको आज दिखाने वाला हूं, स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं दोस्त। तो आप इस 40% मार्क्स से ला करके आप नेट नहीं हो गए, आप क्वालिफाई तो हुए, लेकिन अब इस क्वालिफाई बच्चों में से, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 बच्चा क्वालिफाई हुआ तो इसका टॉप 6 और 7% कम ज्यादा हो जाता है। वो कहां 6% जाता है? तो 6 बच्चा जो होगा वो नेट होगा। उन्हीं 6 बच्चों का 1% यानी कि एक बच्चा जो है उसमें जेआरएफ होगा, यानी कि 1% अप्रोक्सीमेटली आपको जेआरएफ और 6% अप्रोक्सीमेटली आपको नेट मिलता है उसमें से। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, रिजर्व कैटेगरी कहने से मतलब आपको लेना है एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी या ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर। 35% बोथ पेपर में होने चाहिए, तब आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और मैं फिर वही ऐड करूंगा कि 35% लाने से आप नेट नहीं होंगे, जेआरएफ नहीं होंगे, बल्कि उसके बचे हुए बच्चों का टॉप 6% ही नेट जेआरएफ होगा। जेआरएफ 1% होगा, नेट 6% होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसलिए जब इसका रिजल्ट निकलता है, यूजीसी नेट का जो कट ऑफ होता है, जेआरएफ इज यूजुअली हायर देन कट ऑफ फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। जो असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नेट के लिए जो आप वैलिडेशन दिखाते हैं उससे 6-7-8% ज्यादा कट ऑफ होती है नेट की। अप्रोक्सीमेटली आप ऐसा समझिए कि अगर 80% आपका कट ऑफ लिस्ट जारी हुआ है नेट के लिए, तो अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए 6-7%, 86, 87, 85 या 89% हो सकता है कि जेआरएफ की मेरिट गई हो। इतना डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, और इसीलिए जो इसका रिजल्ट होता है वो 2 टाइप्स से एक ही बार में दिया जाता है कि फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर आप क्वालिफाई हुए या असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ दोनों के लिए आप क्वालिफाई हुए। इसका मतलब ये होता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लाइफ टाइम के लिए वैलिडेट हो गए, साथ ही साथ आप रिसर्च फेलोशिप भी आपको मिलेगी। ये रिसर्च फेलोशिप के तहत जब आप पीएचडी करने जाते हैं दोस्त, तो आपको शुरुआती 3 सालों तक 37,000 रुपए आपको प्रति माह के हिसाब से भारत सरकार की तरफ से, यूजीसी की तरफ से पे किया जाता है रिसर्च करने के लिए। शुरुआती 3 साल के बाद जो 2 साल आपको मिल जाते हैं, ये आप हो जाते हैं एसआरएफ। इसको कहा जाता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप। यहां पर ये 42,000 रुपए तक था अभी तक। अब इसका जो कीमत है वो बढ़ा दिया गया है, तो आपको ये मिलने लग जाता है फॉर द रिसर्च फेलोशिप। ये आपको रिसर्च करने के लिए, कुछ नए चीजों को इजाद करने के लिए, देश दुनिया के लोगों को कुछ नया देने के लिए, अपने विषय पर आपके कमांड के बिहाफ पे कुछ नया समाज को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है। साथ ही साथ मैं आगे आपको जोड़ना चाहूंगा कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पर कि इस बार का साल 2024 का फॉर्म आया हुआ है अभी, और इसमें आपको ये 19 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही इसका जो एग्जामिनेशन, जो फॉर्म सबमिशन का टाइम है वो 11 दिसंबर है। तो लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप करेंगे तो लास्ट डेट में कई बार सर्वर डाउन होना इत्यादि इस तरह की घटनाएं देखी जाती है, विद्यार्थियों के द्वारा बताने पे सुनने में आता है। तो ये चीज मत करिएगा, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए आपको। और 12 तारीख को आपको करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी। कुछ गलतियां हुई होंगी फॉर्म भरने में, वैसे तो सावधानी बरतिए। फॉर्म को फाइनल सबमिशन के पहले ही आप 2 बार 3 बार चेकआउट करिए तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और आपके जो सेंटर अनाउंस्ड होंगे उसके लिए अभी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन एग्जाम डेट के बारे में बताया गया है कि ये परीक्षा आपकी 1 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में होगी। ये पक्की बात है, 1 जनवरी से 19 जनवरी। और अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं या अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 1150 रुपए इसकी फीस है। अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो 600 रुपए इसकी फीस है। एसटी एससी या पीडब्ल्यूडी से आते हैं तो 325 रुपए या थर्ड जेंडर के लिए ये फीस रखी गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट टाइम का जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था जून का 2024 का, तो जून 2024 के टाइम पर जरा सा आप एक बार इसको देखिए ध्यान से। यूजीसी नेट 2024 ये एग्जाम आपका 21 अगस्त को से 5 सितंबर तक हुआ था।
सीबीटी हुआ था। दरअसल इस एग्जाम को पहले ऑफलाइन मोड पे कराया गया, लेकिन उस टाइम पे पेपर आउट होने की वजह से इस एग्जाम को बाद में सीबीटी मोड पर ऑनलाइन माध्यम से इसको कंडक्ट कराया गया। जब ऑनलाइन माध्यम से इसे कंडक्ट कराया गया तो काउंट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो थे वो 11 लाख जो है 21,000 के आसपास थे, 11,21,000 के आसपास। 11,21,000 विद्यार्थियों में पुरुष की अगर बात करूं तो पुरुषों की संख्या कम थी, 4,85,000 के आसपास मेल थे, फीमेल 6,35,000 थी और थर्ड जेंडर 59 थे इसमें। ठीक है, पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से काफ़ी कम दिखाई पड़ रही होगी आपको, अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख के आसपास कम दिखाई पड़ रही होगी। मजे की बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो आपको 11,21,225 दिखाए जा रहे हैं, उसमें कितने अपीयर्ड हुए, मतलब अटेंड कितने लोगों ने किया, एग्जाम को अटेम्प्ट कितने लोगों ने किया, तो 6,84,224 बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया है। और एक मजेदार बात बताऊं कि 61% विद्यार्थी केवल इसको अटेम्प्ट कर पाते हैं और 61% अटेम्प्टेड विद्यार्थियों का 1% से भी कम जेआरएफ हो पाता है, 0.72% यहां पर आपके सामने दिख रहा होगा। 4,970 विद्यार्थी कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ। आप देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है साफ साफ, कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ। कितने बच्चे टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट का जेआरएफ, यानी अप्रॉक्सीमेटली 6,000 से ज्यादा विद्यार्थी यहां पर क्वालिफाई होने चाहिए थे जेआरएफ के लिए, लेकिन 1% से भी कम पूरे अपीयर्ड कैंडिडेट का जेआरएफ निकलता है। और कुल नेट कितने होते हैं, यानी कि नेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं तो ये 53,000 समथिंग है, जो कि 7.5% 8% के आसपास, 7.84 इसका परसेंटेज आ रहा है, 7.84 ये आ रहा है। और एक बार लास्ट टाइम के लिए ये भी इंट्रोड्यूस किया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी 3 कैटेगरीज में इस एग्जाम को देखा जा रहा है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि फर्स्टली आप जेआरएफ हो सकते हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, नेट हो सकते हैं, और आप पीएचडी होंगे तीसरे नंबर पे। तो ये 16.37% है, जिसमें से 1,12,000 के आसपास बच्चे निकल के आते हैं जो कि पीएचडी के लिए जो है आर्य माने जाते हैं। तो ये पूरी जानकारी जो नेट जेआरएफ को लेकर के आपको मैंने दी, ये आपको उम्मीदन आनंददायी लगी होगी, मज़ेदार लगी होगी। इसमें मैंने आपको काफ़ी काम की बातें बताने का प्रयास किया है। मैं बताना चाहूँगा कि इस परीक्षा को देने के लिए आपको समय प्रबंधन का ध्यान देना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना टाइम आप यूटिलाइज करिए एक अच्छी चीज़ पे। अगर आप किसी भी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी में, स्नातकोत्तर विद्यालय में, डिग्री कॉलेज में आप बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर खुद को देखना चाहते हैं, एक प्रतिष्ठित पद प्राप्त करना चाहते हैं, एक हाई सैलरी रिपोर्टेड जॉब करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको इसके लिए मेहनत करनी चाहिए। करना क्या चाहिए कि आपको ज़रूर कम से कम 5 से ज़्यादा मॉक टेस्ट ज़रूर लगाने चाहिए इसके लिए दोस्त। 5+ मॉक टेस्ट एक बार लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या PYQ ज़रूर एक बार ट्राई करिए, जैसा कि आपको हमारे चैनल पर भी लगातार करवाया जा रहा है। अगर आप कंटेंट, एक मैं मजे की बात बताऊं कि हमारे चैनल पर लगातार पेपर 1 और पेपर 2 के ऑल सब्जेक्ट के लिए कंटेंट की क्लासेस चल रही हैं। जैसा कि मैं भी, अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो मैं भी आपके लिए यूनिट वाइज मैराथन लेकर के आ रहा हूं, जिसमें मैं MCQ ना करा करके आपको रिवीजन कराऊंगा। मतलब पूरा का पूरा, जैसे मान लीजिए मैंने कहानी वाली यूनिट उठाई तो मैं पूरे कहानी की यूनिट को ही पूरा का पूरा प्रिपेयर करवाऊंगा, पूरे उपन्यास के यूनिट को ही पूरा प्रिपेयर करवाऊंगा आपके साथ। ठीक है, तो इस तरह से आगे लेके चलेंगे। कोई भी धारणा मत बनाइए, किसी को भी लेकर के प्री अज्यूम्ड कंडीशन में मत चलिए। यानी कि प्री अज्यूम्ड कंडीशन, जैसे एग्जाम को लेकर के एक धारणा बना लेते हैं बच्चे की, नेट एग्जाम तो बहुत टफ है, इसके क्वेश्चन तो मुझे समझ में नहीं आ रहे, तो मैं इस एग्जाम को तो नहीं देने वाला हूं, एटलीस्ट मैं कोई छोटा मोटा एग्जाम देख लेता हूं, अपने आसपास का वनडे एग्जाम। नहीं, ये आपको महान बनने के लिए बहुत पर्याप्त है। इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद व्यक्ति कभी खाली नहीं बैठता है। आप किसी भी बड़ी कंपनी में अपने आप को देख पाएंगे। इवन कि आप अगर किसी नौकरी में भी जाते हैं तो आप नेट हैं तो आपको प्रमोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। एडटेक में आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, जैसे कि मैं भी आपको एडटेक में दिखाई पड़ रहा हूं। तो एडटेक में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सो मेनी कंपनीज आर देयर कि आपको यहां पर इसके लिए फायदे मिलेंगे। और साथ ही साथ आपको किसी न किसी जगह पर लेक्चरर बनने का मौका मिलता है, जो कि सामान्य के मुकाबले आपको हाई पेमेंट वाला एक टीचर बनाने में मदद करेगा। साथ ही साथ आपको किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ाने का अवसर मिल सकता है, प्राइवेट तौर पर भी, तो आपकी जीविका अच्छी चल सकती है। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में पहुंच जाते हैं तो फिर कहना ही क्या, इसके विषय में तो बात ही करने की जरूरत नहीं है, आपको सब पता है। परीक्षा आपको अच्छा भविष्य देती है, इसके लिए आपको समर्पण और रणनीति की जरूरत पड़ेगी। टाइम मैनेजमेंट अच्छा करने के लिए आपको इस परीक्षा के प्रति लगातार त्याग की भावना रखनी पड़ेगी और लगातार आपको यहां पर अच्छी रणनीति के साथ, अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तब आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएंगे। परीक्षा के संबंध में जो जरूरी जानकारी थी, मुझे लगता है कि मैं आपको बता चुका हूं। रही बात सिलेबस की, तो प्रत्येक विषय का सिलेबस भिन्न भिन्न होता है। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर मुझे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल जो उत्कर्ष का है, UGC नेट का, वहां पर आप
हमसे जुड़ जाइए, सर्च कर लीजिए उत्कर्ष यूजीसी नेट, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। सारे विषयों का सिलेबस वहाँ पर पड़ा हुआ है। साथ ही और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपका हिंदी मेंटोर विवेक पांडे, स्वागत और अभिनंदन है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।